Hey guys, welcome to Vision XC classes. Today I'm going to solve GATE 2022 Polymer Sign XCF questions paper. So बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss as always. But before we begin, Vision XC classes आप लोग के लिए लेकर आया है GATE Engineering Sciences courses. Currently we are providing flat 25% off on all courses. If you want to avail this offer, you can visit our website visionxcclasses.in or you can download our app from the Play Store. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे साथ मेरा नाम है राजर्षि। इस सॉल्यूशन का पीडीएफ आप यहाँ पे दिया गया टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं और यू कैन कनेक्ट विद मी यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोग से बोला है कि यहाँ पे दिया गया 4 पॉलीमर में से कौन सा पॉलीमर हम लोग का इंटरफेसियल पॉलीमराइजेशन के माध्यम से बन सकता है। सो लेट्स चेक आउट द सॉल्यूशन। So at first we have to know what is interfacial polymerization. So in simple words हम लोग ये बोल सकते हैं जब दो मोनोमर एक साथ इंटरफेस में मीट करते हैं they react rapidly to form a polycondensation product. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नायलॉन बन रहा है यूजिंग दिस इंटरफेसियल प्रोडक्ट इन द वीडियो। तो हम लोग का ऑप्शन में 4 पॉलीमर दिया गया था, उसमें से हम लोग बोल सकते हैं कि जो नायलॉन 66 है यही एकमात्र जो डबल मोनोमर से बन रहा है यूजिंग द कंडेंसेशन रूट। लेकिन बाकी जैसे नायलॉन 6 ये आपका रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन से बनता है, ये एक सिंगल मोनोमर से है तो ये एक पॉली एडिशन हो गया। पॉलीएक्रोनाइट्रल सिमिलरली ये आपका एडिशन से रूट से बन रहा है, वो भी सिंगल मोनोमर से बनता है। एज वेल एज द पॉलीब्यूटाइल एक्राइलेट ये भी मेरा एडिशन रूट से बन रहा है फ्रॉम ए सिंगल मोनोमर। सो बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोग को एक रबर सैंपल का मुनि विस्कोसिटी का वैल्यू दिया है। तो ये जो वैल्यू में जो नंबर 4 ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हम लोग को बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। सो लेट्स चेक आउट द एक्सप्लेनेशन। So in Muni viscometer we are measuring the stiffness of the uncured compounds. यहाँ पे क्या होता है, जो रबर सैंपल जिसका हम लोग मेजर करना चाहते हैं उसको डाल देते हैं दोनों डायों के बीच में। जब दोनों डायों के बीच में डाल देते हैं उसके बाद हम लोग जो रोटर है वो घूमना स्टार्ट करता है एंड ड्यूरिंग द रोटेशन जितना टॉर्क आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो जितना आपका ज़्यादा नंबर आएगा उतना ही आपका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। अभी जब आपका टेस्ट कैरी आउट हो जाएगा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 40 ml 1 + 4 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर ब्रैकेट। तो यहाँ पे जो 40 है 60 है जो भी आएगा स्टार्टिंग में वो रिप्रेजेंट करता है मुनि विस्कोसिटी को, और जो एम है ये आपका रिप्रेजेंट करता है मुनि को, एल रिप्रेजेंट करता है आपका जो लार्ज मोटर वाज यूज्ड, जो 1 है ये आपका रिप्रेजेंट करता है प्री हीटिंग टाइम को, और जो 4 है ये आपका रिप्रेजेंट करता है टाइम इन मिनट्स आफ्टर स्टार्टिंग द मोटर एट व्हिच द रीडिंग इज टेकन, और जो 100 है जो अंडर ब्रैकेट में लिखते हैं वो आपका रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेस्ट है इसको कैरिड आउट किया गया है। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन से दैट द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि एक फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इतना कम टेम्परेचर में कौन सा इनिशिएटर सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इज सुइटेबल जो कि हम लोग डाल सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर। सो लेट्स चेक आउट द सॉल्यूशन। सो फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट ऑल द thermal initiators except the ammonium, sodium और potassium परसल्फेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस फेरस आयन ये सब एक्टिवेट होते हैं above 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो हम लोग को ऑप्शन में दिया गया था वो है आपका FeSO4 टी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, वो कम्स अंडर द क्लास ऑफ दिस थर्मल इनिशिएटर। तो ये जो है आपका 5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर हम लोग रिएक्शन का टेम्परेचर को रखेंगे तो अगर ये टाइप का इनिशिएटर को डालेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस डाटा वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोग का बोला है कि जो वेदर रेजिस्टेंस है ऑफ हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टायरीन इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग पॉलीस्टायरीन के साथ कौन सा फॉलोइंग चीज़ को ब्लेंड करेंगे जैसे कि इसका वेदर रेजिस्टेंस बढ़ जाए। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो जो इथिलीन प्रोपिलीन रबर्स होते हैं दे आर शोइंग एक्सीलेंट रेजिस्टेंट टू हीट, ऑक्सीडेशन, ओजोन एंड वेदर एंड एजिंग, क्योंकि इनके अंदर जो बैकबोन होता है वो हम लोग देख पा रहे हैं इमेज में सैचुरेट होता है एंड आपका स्टेबल होता है। सो जितना भी ऑप्शंस दिया गया था हम लोग का क्वेश्चन में वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो स्टाइरिन ब्यूटाइल रबर है ये आपका एक्सीलेंट होता है लो टेम्परेचर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो इसको हम लोग डाल नहीं सकते वेदर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। जो नाइट्राइल रबर है ये भी आपका गुड रेजिस्टेंट शो करता है टू पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स, इसको भी हम लोग डाल नहीं सकते टू इम्प्रूव द वेदर रेजिस्टेंस। और बचा क्या हम लोग का नेचुरल रबर, इसको भी हम लोग डाल नहीं सकते क्योंकि ये आपका गुड टेंसाइल प्रॉपर्टी एंड एलोंगेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो द ऑन एंड ओनली इज आवर इथिलीन प्रोपिलीन रबर। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन।
सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसकंटिन्यूअस पॉलीमर प्रोसेसिंग ऑपरेशन। हम लोग को जो है कैलेंडरिंग, एक्सट्रूशन, फिल्म ब्लोइंग और थर्मोफॉर्मिंग दिया है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो इन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसिंग जो आपका ऑपरेशन होता है वो चलता रहता है विदाउट एनी इंटरप्शन, लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेसिंग में आपका जो प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो वन एट ए टाइम होता है। अभी जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसिंग में आपका डायरेक्टली आपने रॉ मेटेरियल डाल दिया, वो एकदम फिनिश प्रोडक्ट होकर निकलेगा फॉर द एंड कस्टमर यूज, जो कि रिटेल में। एंड लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसिंग से जो प्रोडक्ट आ रहा है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेसिंग का एज ए रॉ मटेरियल यूज होगा, उसके बाद वो आपका एक प्रोडक्ट आपको देगा फाइनल प्रोडक्ट। मतलब आपका क्या हो रहा है, पहले आपका सेमी फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है फ्रॉम द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसिंग, वो हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर, इससे जो है आपका पूरा फिनिश प्रोडक्ट निकल रहा है फॉर द एंड रिटेल यूज। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसिंग का जो एग्जाम्पल्स होता है वो आपको होता है एक्सट्रूजन, ब्लो फिल्म एक्सट्रूजन, कैलेंडरिंग। एंड जो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल होता है आपका कंप्रेशन, मोल्डिंग एंड थर्मोफॉर्मिंग। सो बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि जो ब्लेंड होता है पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन का, ये मिसिसिपिल और इमिसिसिपिल में दोनों में से कौन सा है और क्यों है। सो लेट्स चेक आउट द सॉल्यूशन। सो जो पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन है ये एक आपका इमिसिसिपिल ब्लेंड फॉर्म करता है। जो पॉलीप्रोपिलीन है ये ज़्यादा क्रिस्टलाइन है, इसके कारण से ये अच्छे से यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हो पाता है पॉलीइथिलीन का मैट्रिक्स में। ये क्या होगा, इसका जो क्रिस्टलाइट्स है ये इधर उधर रहेगा एज ए रैंडम फैशन, क्योंकि यूनिफॉर्म फैशन नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि इनका जो क्रिस्टलाइट्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इजीली ये ब्रेक नहीं होके फैलेगा यूनिफॉर्मली। तो इसके कारण से, क्योंकि आपका जो रैंडमनेस है ये फंक्शन होता है एंट्रोपी का, सो फॉर दैट रीजन जो एंट्रोपी ये आपका कम्स इनटू द पिक्चर to form the immiscible blend between the polyethylene and the polypropylene. So based on this information we can say that जो option C है is the correct one. So coming to the next question, it is an MSQ type question. यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा है जो टफनेस है ये कहाँ से, मतलब कौन सा टेस्ट से कैसे हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। So let's check out the solution. So at first you have to know that is what is toughness. So the toughness is the ability of a material to absorb energy. तो इसका मतलब क्या है कि the amount of energy per unit volume एक material कितना absorb कर सकता है before fracture। तो टफनेस का और एक डेफिनेशन है जो क्या है आपका एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो टफनेस को हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं, टफनेस को हम लोग मेज़र करने के लिए 3 टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। एक है आपका वी नॉच आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट, एंड वी नॉच आपका 4P इम्पैक्ट टेस्ट, एंड KIC टेस्ट। सो बेस्ड ऑन दिस डाटा वी कैन से दैट ऑप्शन A, C एंड D आर द करेक्ट वन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो MSQ टाइप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग से बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर पॉलीएस्टर। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। सो पॉलीएस्टर्स आर दोज काइंड ऑफ पॉलीमर्स जिसके अंदर में आपका ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप कैसे दिखता है, देखिए यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, नीचे आपका O सिंगल बॉन्ड का, एंड यहाँ पे R। तो यहाँ पे आपका जो पॉलीएक्राइलिक एसिड है जो कि ऑप्शन में दिया गया था, यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक OH ग्रुप आ जा रहा है या आपका O की जगह में। तो आपका जो पॉलीलैक्टिक एसिड है ये आपका हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे COO और आपका R, तो ये आपकी ईस्टर रिपीट यूनिट होगा। जो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाएट है ये भी आपका होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका R। जो पॉलीकैप्रोलैक्टोन है यहाँ पे भी ये होगा, क्योंकि देखिए C डबल बॉन्ड O इधर R। तो बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन B, C, D आर द करेक्ट वन। So in our next question we have to calculate the functionality of adipic acid for a condensation reaction with glycerol. So let's check out the solution. So जब ग्लिसरॉल एंड एडिपिक एसिड रिएक्ट करता है तो ये एक आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। एंड हम लोग का पूछा है कितना आपका फंक्शनलिटी होगा ग्लिसरॉल का। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 फंक्शनलिटी फॉर ईच कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इसका जो फंक्शनलिटी होगा वो होगा 2। सो द करेक्ट आंसर विल बी 2। सो इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक पॉलीमर सैंपल का अगर हम डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस करेंगे और उसका अगर फेज एंगल 30 डिग्री होगा तो कितना रिलेशनशिप होगा मेरा स्टोरेज मॉड्यूलस और लॉस मॉड्यूलस के बीच में। सो लेट्स चेक आउट द सॉल्यूशन। सो एज यू ऑल नो, जो डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर जो रिलेशनशिप होता है मेरा स्टोरेज मॉड्यूलस और लॉस मॉड्यूलस और फेज एंगल का, वो है
ये। इसमें जो ई डबल डैश है ये है मेरा लॉस मॉडुलस, जो ई डैश है ये है मेरा स्टोरेज मॉडुलस, और जो डेल्टा है ये है मेरा फेज एंगल। तो अभी इसमें अगर हम लोग फेज एंगल का जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में इसको डालेंगे 30 डिग्री, तो हम लोग क्या मिलेगा, जो ई डबल डैश बाई ई डैश इज इक्वल टू tan 30, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सो बाई सिंपली प्लगिंग द वैल्यूज, तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो है आपका ई डैश इज इक्वल टू √3 ई डबल डैश। सो द ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट वन। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग का जो मेटल का प्रॉपर्टीज होता है उनका रेस्पेक्टिव यूनिट के साथ हम लोग को मैच करवाना है। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो वॉल्यूम रेजिस्टिविटी है उसको मेजर किया जाता है ओहम मीटर में, जो सरफेस रेजिस्टिविटी है उसको मेजर करते हैं हम लोग ओहम में, जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है इसको हम लोग मेजर करते हैं K⁻⁻⁻, एंड जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसको हम लोग मेजर करते हैं 8 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ए मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग का बोला है कि जो पॉलीमर प्रोडक्ट दिया गया है इनका प्रोसेसिंग टेक्निक के साथ मैच करवाना है। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग से आपका वाटर सोडा बॉटल्स बनता है, शैम्पू बॉटल्स बनता है, ऑयल जग्स बनता है, मिल्क कंटेनर्स बनता है, स्टोरेज टैंक्स, प्लास्टिक ड्रम्स एंड टब्स बनता है, राइट। अच्छा, पुल टूसन से क्या क्या बनता है? पुल टूसन से आपका रीइंफोर्स्ड सॉलिड हॉलो प्रोफाइल लाइक फ्लैट बार्स, चैनल्स, पाइप्स, ट्यूबिंग डॉट्स एंड पोल्स बनता है। अच्छा, जो हम लोग का एक्सट्रूशन मोल्डिंग से हम लोग का देखिए ट्यूबिंग पाइप्स, आपका सीट एंड फ्लेम्स, आपका स्ट्रक्चरल पार्ट्स, ये सब बनता है। एंड जो थर्मोफॉर्मिंग से हम लोग का पैकेजिंग ट्रेस, ब्लिस्टर ट्रेस, ऑटोमेटिक बम्पर्स एंड वेंटिलेटर्स बनता है। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सो इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो ए मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग का बोला है जो फॉलोइंग एडिटिव्स है जैसे कि पी फिनाइल डाइअमाइन, ट्राइएक्सियल फॉस्फेट, पॉलीब्यूटेन रबर, टैल्क, इनको इनका रेस्पेक्टिव फंक्शंस के साथ मैच करवाना है। सो लेट्स चेक आउट द सॉल्यूशन। सो हम लोग देख पा रहे हैं जो फ्लेम रिटार्डेंट्स के एग्जाम्पल्स आपका कई सारे होते हैं, आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में होता है। अभी जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है ये आपका कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक फ्लेम रिटार्डेंट्स। अभी जो हम लोग का एग्जाम्पल दिया गया था वो था आपका ट्राइजाइलिल फॉस्फेट। तो जो ट्राइजाइलिल फॉस्फेट है ये आपका होता है एक ऑर्गेनोफॉस्फेट, राइट। अब जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है ये आपका है ऑर्गेनिक फ्लेम रिटार्डेंट्स का एग्जाम्पल। तो सेकेंड जो है हम लोग का न्यूक्लिएटिंग एजेंट्स का एग्जाम्पल हम लोग देख पा रहे हैं चार्ट में कि आपका बहुत सारे जैसे आपका क्ले, फ्यूम सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मेनी मोर, और जो टैल्क है ये भी आपका न्यूक्लिएटिंग एजेंट के अंदर आता है। सो ये आपका हो गया मैच। अभी जो हम लोग का थर्ड है वो आपका एंटीओजोनेट। एंटीओजोनेट का कई सारे होते हैं जैसे आपका पैराफिन वैक्सेस, फिनाइल डाइअमाइन, डाइहाइड्रोक्विनोन एंड इथाइल डाइहैड्रिया। तो ये जो है आपका फिनाइल डाइअमाइन ये आपका होता है एंटीओजोनेट के साथ मैच। अभी जो लास्ट है वो हम लोग का इम्पैक्ट मॉडिफायर्स है, राइट। तो जो इम्पैक्ट मॉडिफायर्स होते हैं ये आपका रबर्स, इनको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं हम लोग पॉलीमर्स के अंदर इनको डालते हैं तो जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है, राइट। सो हम लोग का जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट वन है।